हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ड जिसको आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग है हमारा यूनिट। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद फुल एनालिसिस एंड विद कंप्लीट कंसेप्ट। इसमें आपको मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा और इतने कंसेप्ट इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग कंसेप्ट वाले हैं, सब में कंसेप्ट अलग अलग है। इससे आपके लगभग अगर 20 क्वेश्चन ये समझ ले रहे हो अच्छे से कंसेप्ट विद और नोट कर रहे हो तो आपके इस टाइप के हज़ारों क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं उसी कंसेप्ट पे। कंसेप्ट अगर 5 सीख ले रहे हो अच्छे से तो क्वेश्चन 50,000 बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन कितने भी कर लो कंसेप्ट नहीं आते हैं तो जितने क्वेश्चन करोगे वही कर पाओगे, दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसको ध्यान रखा करिए। जितने भी मैं साथ साथ रूल और कंसेप्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और ज़्यादा लेजीनेस मत दिखाओ, एग्ज़ाम आ चुके हैं, थोड़ा एक्टिवली काम करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ज्योमेट्री ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इट्स डाइपोल मोमेंट आर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की ज्योमेट्री बताना है। हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी से भी जुड़े हुए हैं तो साथ साथ में अनुवाद ट्रांसलेट करता रहूँगा। ज्योमेट्री बतानी है इसकी और डाइपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। इसको द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं और हिंदी में ज्योमेट्री को ज्यामिति बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं। H2S इसमें सल्फर से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बात की जाए सल्फर की तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैकेंट और ऑर्बिटल में, 2 2 4 और 2 6, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ओस से टी पो, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा ये ट्रिक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो सल्फर के पास बैकेंट और ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले रहा है, बाकी बच रहे हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 से तो ये बॉन्ड बना लेगा, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर बच रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगी और 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होंगे। समझ में आ रहा है ना। देख के लगता है H2S मतलब ऐसे H जुड़ा होगा तो इसके बीच में 180 डिग्री का हो जाएगा एंगल, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। लेकिन लीनियर ना होके ये कैसी होती, एंगुलर होती, हिंदी में बोलते हैं कोणीय। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी है, एंगुलर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोणीय, ठीक है। बात करते हैं इसकी डाइपोल मोमेंट की। ज्योमेट्री तो निकल गई, लीनियर एंगुलर या कोणीय। डाइपोल मोमेंट जहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वहाँ कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, हमेशा नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है एंगुलर ज्योमेट्री, एंगुलर एंड नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ज्योमेट्री एंगुलर होगी, कोणीय, और डाइपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। सेकंड ऑप्शन था एंगुलर एंड जीरो, तो एंगुलर तो सही है ज्योमेट्री, लेकिन जीरो नहीं हो सकता ना इसका डाइपोल मोमेंट। फिर है लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री ही गलत बता रहा है। एंड देन लास्ट जो है इसमें भी लीनियर आ गया तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कंसेप्ट साथ साथ सीखते रहना। अब इसमें क्या कंसेप्ट था, पहला कंसेप्ट केवल हम एटम को देख के नहीं बताएंगे कि ज्योमेट्री कैसी है, प्रॉपर उसके इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, लोन पेयर बच रहे हैं या ना बच रहे हैं, डायग्राम बना के उसका स्ट्रक्चर बना के फिर बाद में तय करेंगे कि कैसा ज्योमेट्री है। दूसरा कंसेप्ट ये था कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो कभी भी उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता है। दोनों बातें लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 प्लस और NH4 प्लस आर रिस्पेक्टिवली इसमें पूछा गया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है।
मैं आपको एक सरल मेथड बता दूं, ठीक है, जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन इस तरह के जब दिए होते हैं, इस पर निगेटिव चार्ज है NO3 माइनस, तो इसमें कैसे निकालोगे? एक तो हम पाई और सिग्मा बॉन्ड को देख के निकाल सकते हैं। पाई और सिग्मा बॉन्ड की बात ये होती है, अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड है, कैसे सिग्मा बॉन्ड, तो हमेशा sp3 होगा। कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 1 पाई बॉन्ड अकर, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp होगा। कैसा? sp। तो इसमें देखिए NO2 प्लस है, तो NO2 प्लस में क्या होगा? इस तरह से होगा, नाइट्रोजन और 2 इससे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, NO2 प्लस, ठीक है। इसके लोन पेयर से बना हुआ एक बॉन्ड है इसमें, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉनों बनाया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो वो डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म किया। तो इसमें देखो 1 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा, तो इसमें 2 पाई आ रहे हैं, एक इधर पाई एक इधर, 2 पाई मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा होगा? sp होगा। तो NO2 प्लस कैसा होना चाहिए? sp। तो पहले दूसरे मिल रहा, मतलब ये दोनों तो गलत हो चुके। अब बात करते हैं NO3 माइनस की। NO3 माइनस की डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, लेकिन डबल बॉन्ड इससे बना नहीं सकता है। अगर ये डबल बॉन्ड बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, और ये छह बॉन्ड नहीं बना सकता। तो एक पे माइनस चार्ज रहेगा और एक इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। कैसा? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से, सॉरी यहाँ पे दिखाया हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा? पाई बॉन्ड एक ही है, मतलब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब एक पाई बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका दूसरा आ रहा है sp2। तो पहले वाले में देखो sp के बाद sp3, मतलब ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में sp देन sp2 आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे को देखना भी नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं इसको भी। NH4 प्लस, इस तरह से NH4 होगा, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होगा। इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड है। चारों कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड, एक भी पाई नहीं आ रहा। तो जब टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, sp3। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है इस ऑप्शन में, sp3 रिस्पेक्टिवली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर समझ में आया, मज़ा आया, तो ठोको ताली और लिख दो JMD। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉमन फीचर अमंग द Cn माइनस CO एंड NO प्लस R। इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन पूछा गया है। बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड वीक फील्ड लिगेंड, बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो बात करते हैं इन तीनों मॉलिक्यूल्स की, Cn माइनस, CO और NO प्लस। पहले हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सब में दिख रहा है ना ऑप्शन। बॉन्ड ऑर्डर का एक सीधा सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। जब इलेक्ट्रॉन, पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, कितने? 14, तब बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसको मान लो रेफरेंस पॉइंट। इसके ऊपर नीचे बढ़ते जाओगे तो हाफ हाफ कम करते जाओ, 0.55 कम करते जाओ। जब इलेक्ट्रॉन 13 होंगे तब कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। 12 होंगे तो 2 होगा, 11 होंगे तो 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो 1 और 9 इलेक्ट्रॉन्स तो 0.5। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका हो जाएगा 0 बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन ये संभव नहीं है, तो हम मेनली 9 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी मॉलिक्यूल है, 2-4 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह को छोड़ के
बाकी सब में 9 से ऊपर ही निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन जब दो एक साथ एटम होते हैं। 14 से जब ऊपर बढ़ेंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल में तो 2.5 हो जाएगा। फिर से नीचे भी घटेगा ऊपर भी। रेफरेंस है तुम्हारा 14, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 16 पे आओगे तो 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 17 पे क्या होगा 1.5 और 18 पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और 19 पे क्या होगा 0.5 होगा और 20 पे भी 0 हो जाएगा। तो ये 8 से 20 के बीच में है, मेनली यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट है, हर जगह लगा सकते हो और याद करने की इसे इजी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। रेफरेंस बस 14 को याद रखो। 14 में जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के 14 होंगे तब उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इससे ऊपर और नीचे जाते रहो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के और 0.5 को माइनस करते रहो। तो इसमें पहला क्या है CN माइनस। CN माइनस मीन्स CN माइनस, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के पास 7, एक माइनस लगा है तो +1 कर दो। तो 6 और 7 6 7 13 1 14 मतलब 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 3 हो गया। समझ में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन कौन सा था CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कार्बन का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो 8 और 6 14, फिर से 14 आ गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। लास्ट है आपका NO प्लस, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, 7 7 14, इसमें भी 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर फिर से 3। तो तीनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना है बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात ही नहीं की गई। तो ये दो तो ऑलरेडी गलत हो गए, इसमें 2 है इसमें कोई भी नहीं। ये समझाने में इतना समय लग रहा है, जब आपको एक बार ट्रिक आ जाएगी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप चुटकियों में क्वेश्चन तुरंत लगा देंगे, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ मैं तो टाइम लग रहा है, अच्छे से समझो, ठीक है। तो अब बात आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो गया। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 14 इसमें भी और 14 इसमें भी, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी तो है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में बोलते हैं समान इलेक्ट्रॉन वाले, तो सब में इलेक्ट्रॉन भी समान है। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 और एक ऐसे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 तो सही है लेकिन बिग फील्ड लिगेंड आ रहा है। और जबकि ये दोनों कैसे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको एक सीरीज पूरी पढ़नी रहती है लिगेंडों की, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, उसमें देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन बिग फील्ड। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये बात गलत है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अमंग द फॉलोइंग द मोलिक्यूल्स विद द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट इज। इनमें से हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट किसमें है। तो जल्दी से स्ट्रक्चर बना के यूँ इसको ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। पहला है CHCl3, मतलब एक हाइड्रोजन और 3 Cl लगे हुए। फिर है CH2Cl2, CH2 और Cl2। फिर है CHCl, CHCl3, सॉरी इसमें हाँ 3 H थे, CH3 Cl, ये 3 हाइड्रोजन एक क्लोरीन। इसमें क्या है एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन जुड़े हैं कार्बन से। और लास्ट वाला है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो लास्ट वाला है। इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, प्रभाव लगाता है। तो ये क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन। तो इधर को ये खींचेगा और ये क्लोरीन भी इधर खींचेगा, ये क्लोरीन ऊपर खींचेगा और ये नीचे खींचेगा। तो चारों क्लोरीन चारों ओर खींच रहे हैं, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ग्रुप सेम लगे हैं क्लोरीन तो खींचने की क्षमता बराबर होगी, जितना ये क्लोरीन खींचेगा उतना ही ये। तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, यहाँ डाइपोल मोमेंट आएगा 0। अब बात करते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें तो कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन
उल्टे हाइड्रोजन से खींच लेता है, ये भी इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, ठीक है, और ये क्लोरीन कार्बन से खींचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, तो ये एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन क्लोरीन नीचे खींच रहा, हाइड्रोजन भी नीचे दे रहा है, तो ओवरऑल नीचे को डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, फर्स्ट वाला जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा भी इसी में होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इधर देगा, ये हाइड्रोजन इधर, तो एक दूसरे को माइनस करेंगे, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, तो ये भी माइनस कर देंगे और हाइड्रोजन भी माइनस कर देंगे। बात करते हैं इसमें, तो ये क्लोरीन इधर माइनस करेगा, ये इधर माइनस करेगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन बल्कि ग्रुप होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये थोड़ा रिपेल भी हो जाएगा। तो जितना अच्छा फर्स्ट वाले में खींच रहा था, देखो इसमें भी वही फैक्टर है, हाइड्रोजन नीचे दे रहा, क्लोरीन नीचे खींच रहा, तो नीचे ही आएगा। तो फर्स्ट वाले में भी ऐसे ही था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल कर रहे थे, लेकिन ये क्लोरीन और ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे ही दे रहे थे। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप हैं, तो इसको रिपेल करेंगे उतना अच्छा खींच नहीं पाएगा, ठीक है। दो और खींचने वाले, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले दो और हैं, तो ये कितना खींचेगा, यहाँ दो हाइड्रोजन थे, कहाँ खींच रहे थे, तो वापसी दे रहे थे, तो ये ज़्यादा खींचने को पाएगा, तो यहाँ पे फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरॉन एटम्स इन अ 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NH3। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया NH3, इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स है 1:1 का, ठीक है, बराबर का कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसमें बोरॉन और नाइट्रोजन की दोनों की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालना है। तो इसमें देखो, जैसा आप सोच रहे होगे जिस तरह से इस क्वेश्चन को करना, वो उस तरह से हो नहीं पाएगा। इसमें लुईस एसिड और लुईस बेस का कंसेप्ट लगेगा, और कंसेप्ट इतना मस्त है, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। BF3 इस तरह से होता है हमारा कुछ। BF3, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैकेंट सेल में, वैकेंट और आउटर ऑर्बिटल में, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लिए हैं। अमोनिया किस तरह से होता है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होगा और इस तरह से 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। लुईस एसिड, लुईस की थियोरी क्या कहती है, लुईस थियोरी ये कहती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है वो लुईस बेस है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लुईस बेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। इसका ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है, एक्सेस की बात ही छोड़ो, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट सेल में। तो ये कैसा है, लुईस एसिड है। अब क्या होगा, इन दोनों का 1:1 कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो ये ऐसे ही तो रहेंगे नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसके पास कम है, तो ये कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेंगे। और ऊपर हिंट क्वेश्चन में दिया है कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, लोग कहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर, ये बोरॉन को डोनेट कर देगा, इस तरह से डोनेट कर देगा। फिर इस तरह से इसमें बॉन्डिंग बन जाएगी नाइट्रोजन और बोरान के थ्रू। इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं नाइट्रोजन के पास, बोरान के पास 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 3 फ्लोरीन। अब देखो इसके पास भी 4 बॉन्ड है, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, तो इसकी ज्योमेट्री दोनों की हो जाएगी टेट्राहेड्रल। कैसी, टेट्राहेड्रल, दोनों की ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन का आपको जैसे पहले बताए थे उसी तरह से आप निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन टोटल सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 होगा। कैसा होगा, sp3, टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन बोरान दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोनों की होगी और sp3 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए इसमें पहला है नाइट्रोजन के लिए टेट्राहेड्रल sp3, सही है। बोरॉन के लिए टेट्राहेड्रल sp3, राइट आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाइट्रोजन और बोरॉन दोनों की ज्योमेट्री जो है, ज्यामिति टेट्राहेड्रल या हिंदी में बोले चतुष्फल की होगी,
और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण हिंदी में बोलते हैं, sp3 और sp3 होगा। ठीक है, तो आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हुए नज़र आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो स्पीड आपके हाथ में है, इंटू 2 पे भी करके देख सकते हो, इंटू 1.5 पे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, इनमें से कौन सा, दो दो के ग्रुप बनाए गए हैं, इसमें से कौन से ऐसा ग्रुप है जिसमें जो कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। मीन्स आइसो मीन होता है समान, सेम इलेक्ट्रॉन भी हो उनके पास और उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम हो। तो ये कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन तो हम इनमें गिन के निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 8 अतिरिक्त 24, 24 और 7 31, और एक ये माइनस वाला 32 हो जाएंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आती है आइसो स्ट्रक्चरल की। आइसो स्ट्रक्चरल तभी होंगे जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों बराबर होंगे। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इज इक्वल टू, जब सेम आएंगे दोनों में, पूरे ग्रुप में दोनों में सेम होंगे तो वो आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। अब इसको निकालते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? NO3 में N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो 2 2 4, इसमें कितने? 1 2 3 4, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है बॉन्ड पेयर। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एक भी? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो 4 + 0 = 4 ही आ रहा है। बात करते हैं CO3 2- की, कार्बोनेट आयन की। तो कार्बोनेट आयन में क्या होगा? CO3 2- C डबल बॉन्ड O, O- और O-, इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें ओवरऑल इसमें भी 4 + 0 आ रहा है, लोन पेयर कार्बन के पास है नहीं, और 4 इसके पास बॉन्ड पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर देखो, 4 + 0 4 + 0, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर बराबर आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर इसके गिने जाएं तो इसके कितने आए थे? 32। 8 होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 8 अतिरिक्त 24, एक 25, 25 और 7 32। इसके देखो 6 कार्बन के पास हैं, कितने? 6। 8 अतिरिक्त 24, 24 और 6 30, और 2 माइनस है, 30 2 32। तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन चारों ऑप्शनों को करेंगे। ठीक है, जरूर करना, तभी जितना ज़्यादा केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को जितना प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम बनाओगे, इनकी स्ट्रक्चर बनाओगे, बॉन्डिंग देखोगे, तब पता चलेगा कैसे माइनस आया, कहाँ कितने बॉन्ड लगाना है, कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये तभी समझ में आएगा। ठीक है, और नोट करते रहिए करिए इसको पोज कर करके। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलत कर देंगे, मुझे पता है, तो इसको बहुत ही सावधानी से करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है ऑन सेंट्रल मेटल एटम। मेटल भी है इसमें, नॉन मेटल भी हो सकती है, सेंट्रल एटम पूछा है। पहला है ClO3-, ClO3-, इस तरह से होगा, Cl डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और एक ऐसे लगा होगा। तो इसमें अच्छे से देखो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4, एक 5 और 2 7। इसमें से 5 बॉन्ड बन गए हैं, एक लोन पेयर बचा। तो पहले वाले के पास कितने हैं लोन पेयर? एक लोन पेयर। जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, 4 फ्लोरीन है। जेनान आपको पता होगा इनर्ट गैस है, ठीक है, अक्री गैस है, सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आती है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए और 2 लोन पेयर इसके पास बचे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 बचे, 8 ही होते हैं। तो इसके पास लोन पेयर हो गए 2,
1 और 2, और इसके पास क्लोरीन के पास 1 ही था। SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, यस 4 फ्लोरीन जुड़े हैं। सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये भी 4 बॉन्डिंग के बाद में 1 लोन पेयर इसके पास भी बच जाएगा, तो 1 लोन पेयर इसके पास बचा। बात करते हैं हम I3- की, I3- की, इस पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है, आई पे। अब इसके पास बात करो तो आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 अच्छे से गौर करके देखिए, 1 2 बॉन्डिंग में चले गए, किधर कहाँ चले गए, बॉन्डिंग में, और 1 ऑलरेडी माइनस चार्ज था, माइनस के रूप में अपीयर हो रहा था, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए। इसके पास कितने लोन पेयर बचे, सॉरी हाँ, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। यहाँ देखिए 3 आयोडीन इस तरह से थे, इस पर एक माइनस चार्ज था, I3- है ना यहाँ पे, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। 2 बॉन्डिंग बना लिए, और 2 2 4 1 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 1 5 1 6 1 7, और एक पहले से इसके पास माइनस चार्ज था, तो 2 बॉन्डिंग में चले गए, और एक ये लोन पेयर बचा, और एक ये लोन पेयर बचा, और एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का एक माइनस चार्ज है, मतलब कहीं से खींचा है, तो ये हो गया 3 लोन पेयर हो गए इसके पास। कितने, 3। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर किसके पास है, I3- के पास। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक, तो ये तो आपको पता ही होगा कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक KO2 होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ओड होनी चाहिए, 10 है, 12 है, 14 है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के आधार पे देख सकते हो, तो इसको निकालोगे इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसमें से कौन नॉट स्टेबल पूछा है, स्टेबल नहीं नॉट, इस पर भी गौर किया करिए, करेक्ट लिखा या नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, इस तरह से, तो नॉट स्टेबल पूछा है। देखो इसमें तो टिन आ रहा है, बाकी इसमें सिलिकॉन आ रहा है, और यहाँ पे जर्मेनियम है। बात करते हैं हम सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड और हेक्साक्लोराइड की। सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड और सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड, इसमें देखेंगे पहले हम किस तरह से ये स्टेबल या नॉट स्टेबल हो सकते हैं या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है। सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड और सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। सिलिकॉन किस ग्रुप से आता है, ये कार्बन वाली फैमिली में आता है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ठीक, इस तरह से आता है। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। तो आपको मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम क्या टोटल उसी ग्रुप से दिख रहे हैं, टिन भी आ रहा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कार्बन देखते हो आप लोग, पता ही होगा कि 4 बॉन्ड बनाता है, इनकी बैलेंसी सबकी 4 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये p ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करके 6 भी बना सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं। अब नीचे को जाओगे, देखो इसमें कंसेप्ट बहुत सारे लगेंगे फैक्टर, तब आप रियल में कर पाओगे। अगर रट्टा मारना है तो कुछ आंसर बता दें, आपको समझ में आ जाएगा, सॉरी समझ में नहीं आएगा, आंसर पता चल जाएगा। अगर कंसेप्ट के थ्रू जानना है तो इसको समझो अच्छे से। ये मेनली 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाए कि ज़्यादा बनाना पड़ जाए, तब ये एक्साइटेड स्टेट में 4 से ज़्यादा भी बॉन्ड बना सकते हैं। कौन, कार्बन के अलावा जितने भी हैं। नीचे जाने पर इनका साइज बढ़ता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है नीचे जाने पर। जब नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, मतलब कार्बन की बात ही नहीं की जा रही। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और 3 सेंट्रल एटम इसमें दिखाए गए हैं।
तो इन तीनों में सबसे छोटा आकार किसका है? सिलिकॉन का। मतलब जो तुमको कंपाउंड दिए गए हैं 3 मेल के, इसमें से जो सिलिकॉन है इसका साइज सबसे छोटा है। अब बात करते हैं सिलिकॉन के कंपाउंड की। ये पता चल गया कि सिलिकॉन का आकार सबसे छोटा है उनमें से। तो जर्मेनियम और टिन जो हैं इनसे 6 जोड़ोगे और सिलिकॉन से भी, तो सिलिकॉन से जब फ्लोराइड जोड़ोगे 6, इस तरह से फ्लोराइड 6 फ्लोराइड जोड़ दिया आप, सिलिकॉन हेक्सा फ्लोराइड बन गया। जब इससे सिलिकॉन से क्लोराइड जोड़ के देखो एक बार, अभी समझ में आएगा सारा फैक्टर, अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है, आखिर स्टेबल है या नहीं। अब बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, इस तरह से ग्रुप होता है फ्लोरीन ग्रुप, हैलोजन जिसको बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली। इसमें भी नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। मतलब यहाँ इन तीनों को छोड़ो, हम 2 की बात करेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का छोटा है। अब सिलिकॉन ऑलरेडी छोटा ग्रुप है, इसका आकार छोटा है, तो छोटे छोटे ग्रुप इसमें लग गए, फ्लोरीन 6 ठोर, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर लेगा। लेकिन क्लोरीन का आकार बहुत बड़ा है, क्योंकि जब एक ही पीरियड में हम लोग चलते हैं तो आकार धीरे धीरे वेरी करता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो सीधा एक क्या हो गया, पीरियड चेंज ही हो गया है। ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो पीरियड ही चेंज हो जाता है, मतलब उसमें आउटर मोस्ट सेल ही बढ़ जाती है संख्या, तो बहुत बड़ा हो जाता है साइज। क्लोरीन बहुत बड़ा साइज है, तो ये इतना बड़ा होगा लगभग। ठीक है, मानने के लिए मानो। तो जब दूसरा क्लोरीन होगा तो इतना बड़ा थोड़ी ना, ये भी बड़ा होगा। तो इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस और रिपल्सन आ जाता है, जिसके लिए ये जो सिलिकॉन हेक्सा क्लोराइड है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नॉट स्टेबल है, ये उतना स्टेबल नहीं है। यही बात जब हम करते हैं किसके साथ, जर्मेनियम हेक्सा क्लोराइड के साथ। तो जो जर्मेनियम है, नीचे जब जा रहे हो कार्बन फैमिली में, तो जर्मेनियम यहाँ आ रहा है सिलिकॉन के बाद, मतलब इसका खुद का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये बहुत बड़े आकार में होता है। तो इस तरह से इससे जब आप 6 क्लोरीन लगाओगे तो आसानी से वो जुड़े रहेंगे, कितने भी बड़े क्लोरीन हो। अब यहीं अगर जर्मेनियम के साथ ब्रोमीन की बात कर देता, समझ रहे हो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बन जाता क्वेश्चन। जर्मेनियम के साथ यहाँ हैलोजन भी बदल देता, यहाँ सिलिकॉन की जगह पर कर दिया जर्मेनियम, और यहाँ पे हैलोजन की जगह पर, हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन कर देता, जर्मेनियम के साथ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन और बड़ा हो जाता, तो ये भी स्टेबल नहीं रह जाता। जैसी कंडीशन यहाँ आ रही थी, सिलिकॉन के साथ जैसा क्लोरीन है वैसा ही जर्मेनियम के साथ ब्रोमीन करता और आयोडीन करता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलिकॉन से 6 बॉन्डिंग बन सकती है, लेकिन ऐसी जो छोटे छोटे एटम हो। ठीक है, ये क्लोरीन जो है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये हेक्सा क्लोराइड, सिलिकॉन हेक्सा क्लोराइड स्टेबल नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 के करेस्पॉन्डिंग देखना है हमको कि इनकरेक्ट कौन है, गलत पूछा है इनकरेक्ट। एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वाटोरियल PCl बॉन्ड्स। पहले देखो इस तरह से होता है PCl5, ये है PCl5 बनाना है ना, Cl और Cl, ये एक प्लेन में होते हैं और ये ऊपर होता है, एक नीचे से लगा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, विजुअलाइज हो रहा होगा। 3 क्लोरीन एक प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर ऊपर है प्लेन से, और एक जो नीचे क्लोरीन दिख रहा है ये क्लोरीन परपेंडिकुलर है प्लेन से नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, एक नीचे की ओर। ठीक है, इस तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। अब इसमें देखो एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वाटोरियल PCl बॉन्ड। एक्सियल जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं और ये जो है इक्वाटोरियल है। ठीक, PCl5 मोलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव होता है, बस यही फंस गए। ये पूछा इनकोरेक्ट कौन सा है,
यहाँ पूछ रहा है नॉन रिएक्टिव है या नहीं। PCl5 को जब आप गर्म करते हैं तो ये PCl3 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस मुक्त होती है और PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये रिएक्टिव है, ये तभी तो टूट रहा है। अब ये क्लोरीन भी रिएक्शन कर सकती है, ये भी कर सकती है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, इसके सैंपल में इस तरह से मॉलिक्यूल भी गर्म करने पर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो वो रिएक्टिव है। कैसा है, रिएक्टिव। यहाँ पूछा है नॉन रिएक्टिव, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा था, गलत ही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा, आगे कुछ देखना ही नहीं है। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन मैंने बताया है। 10 क्वेश्चन से अगर सारे कंसेप्ट आप सीख लिए होंगे तो 10 से 100 क्वेश्चन आप बना लोगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे से आपको कोई परेशानी उसमें नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो एक बार प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार और आप देख लीजिए, 100% सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की कंसेप्चुअल चीज़ें ईजी वे में मैं आपको बराबर समझाता रहूं। और मेरा यही उद्देश्य है, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ रहे हैं, उनका फ़ायदा हो, अच्छे मार्क्स मिले उनको। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।